इसलिए जब आप कृष्ण को गीता बोलते हुए सुनते हैं, जब कृष्ण ने आत्मन के बारे में बात की है और आप अंदर से उबाल उठता है आपके अंदर में, वो इसलिए बिकॉज वो पोटेंशियल फॉर्म में आपके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज जिनोगा 2022 में कृष्ण की एक बहुत ख़ास, बहुत मुश्किल टीचिंग को प्रैक्टिकली सिखाया गया है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। हम लोग जिनोगा में इसको पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ अवॉइडेबल मिस्टेक्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं कल की जो लास्ट बात है उसको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। उसको मैंने नाम दिया था माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट फाइंडिंग या माइक्रोस्कोपिक सेल्फ डायग्नोसिस। एक स्पिरिचुअल आदमी 24 घंटे स्पिरिचुअल होता है और वो उसका पेशा नहीं है। इनफैक्ट वो एक ऐसी कंडीशन में होता है जिसमें वो अपने आप को जेल में महसूस कर रहा है और उस जेल में से निकलने के लिए उसको इसी जेल का, इसी शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, एक स्पिरिचुअल आदमी अपने थॉट्स को यूज़ करके थॉट्स से फ्री होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बहुत बारीक सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है हमको। कहाँ पहुंचना है? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। और क्या है वो स्टेज? ये वो स्टेज है जिसमें कि आप कॉज, पैटर्न और इफ़ेक्ट अपने हाथ में ले लेते हैं। नॉर्मली हम लोग की ज़िंदगी ऐसे चलती है जैसे राम भरोसे है, भी राम भरोसे, जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा होता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए, जिसका काम फुल टाइम अपने आप को जानना, अपनी फ्रीडम को डिस्कवर करना ये है, वो हर मोमेंट पर किसी कॉज पे काम कर रहा है और उस कॉज को मीट आउट करने के लिए वो पैटर्न्स को वीव कर रहा है और फिर उसको वो इफ़ेक्ट मिल रहा है जो वो चाहता है। इसको समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो मन के अंदर की बातें हो रही हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ एक लाइव सेशन बैंगलोर में बहुत जल्दी। अगर आप बैंगलोर आने वाले हैं या बैंगलोर से हैं तो आप मेरे साथ मिल सकते हैं और तब आप देखेंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप एक कॉज के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? कॉज के बारे में। क्या कारण है जिसको आप पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद उस कॉज को एक पैटर्न वीव करते हैं। क्योंकि आपने देखा है, आई डोंट नो पिछले वाले वीडियो से आपको क्या समझ में आया, बट एक हमारी लाइफ जो बंधी हुई है वो पैटर्न से, हैबिट से बंधी हुई है। और उस हैबिट को आप जब पहचान जाते हैं तो अपनी ही नई नई हैबिट्स के साथ रिप्लेस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान कर दूँ कि हैबिट्स को बदलना कुछ दिनों का या कुछ महीनों का काम नहीं है। इट टेक्स ईयर्स। और हैबिट्स को बदलना इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे केवल ये चीज़ पाना है, कोई चीज़ अचीव करनी है जिसको हम सक्सेस बोल सकते हैं। ये जो हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस है। इसलिए एक स्पिरिचुअल आदमी 24 घंटे अपने अंदर में ऑब्जर्व करता रहता है, ये देखने के लिए कि कोई छोटी मोटी, बड़ी नहीं, बड़ी तो हम सब जानते हैं गलतियाँ, लेकिन कोई छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स भी है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो दोबारा ट्राई करता है। इस तरह से देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल आदमी अपने माइंड का म्यूजिशियन है। अपने माइंड में थॉट्स को प्ले करता है साइलेंस की मदद से। और कहीं अगर डिस्कॉर्ड होता है, कहीं डिस्टर्बेंस होता है, कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं पेन या सफरिंग होती है उसको खुद को या उसकी वजह से किसी और को, तो उसके लिए ये म्यूज़िक का डिस्टर्ब होना है। इसलिए वो बार बार एक ही सिचुएशन में जब बार बार जाता है, जिस सिचुएशन में नॉर्मल आदमी बोर हो जाता है, वो एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए साधना है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
एक आम आदमी के लिए भोजन एन्जॉयमेंट की चीज़ है, पेट भरने के अलावा एन्जॉयमेंट की चीज़। वो अलग अलग व्यंजन खाना चाहता है रोज़, लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी भोजन को यूज़ करता है अपने आप को समझने के लिए। इसलिए दोस्तों, आपको अपने आप के साथ एक नेक्स्ट प्लेन पे पहुंचाना पड़ेगा। जो हमने कल पढ़ा वो यही कि किस तरह से एक नॉर्मल आदमी स्पिरिचुअल प्लेन पे जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो एक मेंटल जिम्नास्टिक कर रहा है, मन में खेल चल रहे हैं। उसको लगता होगा कि नहीं, मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने किसी गुरु के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है, या मैंने विपासना अटेंड कर लिया है 2 बार 4 बार। लेकिन जब तक आपके अंदर में 2400 घंटे एक मेडिटेटिव एटीट्यूड नहीं चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं चल रहा है, तब तक आप सचमुच के स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हैं। तब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वो स्टेज जिसमें आप अपने शरीर के बियॉन्ड जा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे आप। ये माइक्रोस्कोपिक सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है हम लोगों को एक नॉर्मल आदमी के और एक स्पिरिचुअल आदमी के बीच में। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि एक नॉर्मल आदमी कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं रमण महर्षि जैसा ध्यान कर सकूँ या उनकी जैसी लाइफ को जीने के बारे में सोच भी सकूँ। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल आदमी इंस्पायर्ड ज़रूर हो जाता है। इसीलिए इंडिया में जो चीज़ें ज़िंदा रही है कई 100 सालों से, वो स्पिरिचुअल स्टोरीज ज़िंदा रही हैं। कृष्ण की लाइफ हो या रामायण में राम की लाइफ हो, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें कई जनरेशन्स तक ज़िंदा रही हैं, वो हमारे ही जैसे लोग जिन्होंने अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी पूरी की पूरी इच्छा शक्ति को इस तरफ डाल दिया कि कैसे मैं फ्री हो सकूं और कैसे मैं उस फ्रीडम को दूसरों को शेयर कर सकूं। जब गौतम बुद्ध अपना घर परिवार छोड़कर जाते हैं, भिक्षु की तरह ज़िंदगी जीते हैं, तो भले हमारे लिए बहुत मुश्किल हो उस तरह की ज़िंदगी जीना, लेकिन कहीं न कहीं बहुत गहरे में खाली हम नहीं, पूरी की पूरी इंसानियत उनसे इंस्पायर्ड होती है। और वो पता है इंस्पायर्ड क्यों होती है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा भी भविष्य वही है। जैसे एक छोटा बच्चा या आप जब किसी को गाना गाते हुए सुनते हैं, वो म्यूज़िक के एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाता है कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है। अभी रिसेंटली मैं किसी का डांस देख रहा था, इतना बढ़िया डांस किया था उन लेडीज़ ने, मैं तो मेस्मराइज्ड हो गया। इनफैक्ट मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो जब आप किसी और से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो वो इसलिए बिकॉज आपके अंदर में वो चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा है। इसलिए जब आप कृष्ण को गीता बोलते हुए सुनते हैं, जब कृष्ण ने आत्मन के बारे में बात की है, तो और आप अंदर से उबाल उठता है आपके अंदर में, वो इसलिए बिकॉज वो पोटेंशियल फॉर्म में आपके अंदर है। लेकिन पूरी की पूरी स्पिरिचुअल यात्रा में, ज़ुनोंगा में, हम अपने आप को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप ज़ुनोंगा की थियरीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। जो चीज़ें शायद नॉर्मली आप मिस कर जाएं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन या खाने की प्रैक्टिस करना, अगर आपको थियरी याद है, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में कहा कि जैसे एक बच्चे को हम लोग मैथमेटिक्स के थियरम्स और पहाड़े याद कराते हैं, ऐसे ही जब आपको ज़ुनोंगा की थियरी बहुत अच्छे से याद रहेगी समझ के साथ, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। आज की वीडियो में ज़ुनोंगा कहती है कि अगर आप ख़ुद को समझना चाहते हैं और अपने माइंड का कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, अपने आप को आत्मन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा अपने ब्रेन में। जैसे पुराने फर्नीचर को हटा करके हम नया फर्नीचर लेकर आते हैं, पुराने मोबाइल को बेच करके हम नया मोबाइल लेते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो ऐसे ही भाषा के अपग्रेडेशन से आपकी समझ भी बदलेगी। क्या चीज़ अपग्रेड करना चाहते हैं? सबसे पहले ज़ुनोंगा कहती है
शेक्सपियर की एक किताब में से कुछ लिया गया है, प्लीज़ उसको सुनिए ध्यान से, फिर उसको आपको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपने माइंड में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो समझ में आएगा। ज़ेनोबा कहती है, पुअर सोल, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, फूल्ड बाय दोज रिबेल पावर्स दैट दी अरे, वाई दास्ट thou pine within and suffer birth, painting in thy outward walls so costly gay? Why so large a cost, having so short a lease, dost thou upon thy fading mansion spend? बताइए, शेक्सपियर को भी ये चीज़ का एहसास था। शेक्सपियर लिख रहे हैं, बेचारी आत्मा, इसी आत्मा में ढेर सारे पाप होते हैं और इसी आत्मा में ढेर सारी धोखे होते हैं। हमारा अपना शरीर, हमारा अपनी आत्मा इस धोखे में बार बार फंसती रहती है, इस शरीर का रूप लेकर के। इस शरीर में आने की वजह से आत्मा को बहुत कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़े बहुत एक आध जन्म का एक्सपीरियंस, उसके बाद पेन और सफरिंग। इतना महंगा सौदा है ये आत्मा जब शरीर को ले लेती है। इसमें ज़ेनोबा कहती है, सिंफुल शब्द जहाँ यूज़ किया गया है, पाप, कि हमारे इस शरीर में पाप है, इसको रिप्लेस करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहती है इग्नोरेंस से, अज्ञान से। जब मैंने पहली बार इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई होते हुए देखा, बहुत हल्का हो गया मैं। एक तरह की फ्रीडम थी। मुझे आज भी याद है, मैं गाज़ियाबाद में दादरी में था, अपने छोटे भाई के घर पे रहता था। बहुत बोझ था मेरे सर पे, ढेर सारी चीज़ों के लिए। मुझे लगता था कि मैंने गलत किया है और बार बार पीछे जा कर के उसको ठीक करने की कोशिश भी करूं तो नहीं कर सकता, बिकॉज वो हो चुका है और अब उसके बारे में केवल मैं गिल्ट फील कर सकता हूं। लेकिन फिर ज़ेनोबा आई। ज़ेनोबा ने कहा कि जहाँ कहीं पर भी तुम्हारे मन में सिन शब्द आता है, उसको रिप्लेस कर दो इग्नोरेंस से। सच पूछिए तो उसी दिन से जैसे ही मैंने सिन शब्द अपने दिमाग में से हटाया और उसकी जगह पर इग्नोरेंस, अज्ञान डाल दिया, ऐसा लगता है जैसे कि दरवाज़ा खुल गया, आज़ादी हो गई, फ्रीडम हो गई। और आगे चल के एक जगह पर वर्ड यूज़ किया गया है रिबेल पावर्स, कि हमारे ही शरीर के अंदर में, हमारे ही मन के अंदर में ढेर सारे रिबेल्स हैं, ढेर सारी लड़ाइयाँ हैं, उपद्रव हैं, हमारे कन्फ्यूजन वही तो हैं। हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते ही इसलिए हैं बिकॉज हमारे अंदर में रिबेल पावर्स हैं। मतलब हम कुछ चाहते हैं और हमारा शरीर और हमारा मन उसे नहीं करने देगा। इसी को शेक्सपियर रिबेल पावर कह रहे हैं। हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। पहले कुछ सोचते हैं, फिर उसे कोशिश करते हैं, फिर वो चीज़ नहीं होता है तो गिव अप कर देते हैं और इसे बार बार करने के बाद हताश हो जाते हैं और परमानेंटली हार मान जाते हैं। तो इसको शेक्सपियर ने रिबेल पावर कहा है, लेकिन ज़ेनोबा ने इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत मुश्किल सवाल को बहुत ही आसानी से हल करने का तरीका बता दिया। ज़ेनोबा कहती है, जहाँ कहीं पर भी रिबेल पावर तुम सुनते हो अपने अंदर में, तुम्हें जब ये लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कमज़ोर हूँ, इस तरह की थॉट जब भी मन में आता है, तो ये 3 अलग अलग सेंटर्स के बारे में सोचो। जी हाँ, मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप कृष्ण की टीचिंग को समझना चाहते हैं, भगवद गीता को लिटरली अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंदर, तो आपको इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से थियोरेटिकली समझना है। जो मैं अभी बेंगलोर आऊँगा बहुत जल्दी, मैं दिसंबर में ही आ रहा हूँ। डेट और टाइम अगर आप पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने इन तीनों सेंटर्स को, सत्व, रजस और तमस को, जो कि बाहर नहीं है, आपके मन के अंदर है, जैसे आप तीनों सेंटर्स को समझेंगे थियोरेटिकली और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक ऐसा कंट्रोल आपका अपने ऊपर आएगा जो कभी जाएगा नहीं। ये ऐसा कंट्रोल है जो केवल एक आदमी जी सकता है, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला।
ज़िनोगा और लॉर्ड कृष्णा ये दोनों चाहते हैं कि हम अपने आप को इस शरीर के रूप में न देखें। ये बहुत कमज़ोर रूप है, ये बहुत लाचार रूप है। हम इसको ऐसे देखें जैसे एक मशीन, जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसमें बिजली, उसके क्लच, उसके मैकेनिक से हम एक जगह से कहीं और जा पाते हैं, और उस चक्कर में गाड़ी में धुआं पैदा होता है, पोल्यूशन होता है, आवाज़ पैदा होती है जब गाड़ी चलती है। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक शरीर है, और इस शरीर में हम बाहर से कुछ डालते हैं और इस शरीर में से कुछ निकलता है, और इस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं समझना कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन रमण ने मेडिटेशन के लिए आपको दिया है, रमण महर्षि ने। अगर आप केवल इसी सवाल को पूछते रहें 2400 घंटे, मैं कौन हूँ, और किसी फ्रस्ट्रेशन से नहीं, शांति से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कि मैं कौन हूँ, अपने थॉट्स को निकलते ही आप ये पूछें क्या ये थॉट्स मैं हूँ। और अगर आप ये थॉट्स नहीं हैं तो वो ड्रॉप हो जाए। इतनी शालीनता से अगर आप ये पूछ सकें मैं कौन हूँ, तो बहुत जल्दी आप इस जो झूठा मैं है उससे फ्री हो जाएंगे। खैर, ज़िनोगा कहती है सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आप हैं कुछ इनकमिंग कोडेड इम्पल्स। क्या है? इनकमिंग कोडेड इम्पल्स। जैसे मैंने एक ग्लास में पानी लिया और पानी पी लिया, तो जिसको मैं कहता हूँ मैंने पानी पी लिया, ज़िनोगा कहती है ये आपने ड्रिंक के थ्रू, पानी के थ्रू इनकमिंग कोडेड इम्पल्स लिया। तो सबसे ऑब्वियस तरीका है इनकमिंग कोडेड इम्पल्स लेने का, वो है फूड और ड्रिंक। ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम रियलाइज़ कर सकें कि हमारे बंधन का कारण भी ये इनकमिंग कोडेड इम्पल्स के साथ लापरवाही है, और इससे फ्री होने का तरीका भी यही है। सबसे ऑब्वियस फॉर्म है जो हमारे शरीर के अंदर घुसता है एनर्जी, वो है फूड और ड्रिंक। उसके बाद है श्वास। जब हम सांस लेते हैं तो वो भी तो बाहर से हवा लेते हैं अंदर, वो भी एक इनकमिंग कोडेड इम्पल्स है। और लास्ट में हमारे सेंसेशन ऑफ साउंड, टच, साइट, स्मेल। हम किसी आवाज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, किसी दृश्य को देख रहे हैं, खुशबू मिल रही है। खुशबू अलग है, हवा अलग है। ये सारी की सारी चीज़ें इनकमिंग कोडेड इम्पल्स है। ये सब शरीर में जाता है और एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है। जब हम कुछ सुनते हैं और उस सुनने से हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी कार देखी, या एक महंगा सा फ़ोन देखा, या मैंने अपनी क्लास में किसी फ्रेंड को देखा जिसको बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, या आप बिजनेसमैन हैं और आपने किसी फ्रेंड को देखा उसको बहुत बड़ी सीड फंडिंग मिल गई है, अब वो बहुत अमीर आदमी बन गया है। और जैसे ये थॉट चला, हमको पता भी नहीं चलता, ये थॉट अपने आप में मासूम, जैसे अलमारी में कपड़ा रखा रहता है वैसा नहीं है। ये थॉट दिमाग में जा कर के घूमता रहता है। ये घूमता है एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है। हमारे ही ब्रेन में एक आई सेंटर है, वहाँ से ई सेंटर में जाता है। मैं भी उसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देख सकें। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि तुम्हारे मन में अगर ये विचार चल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, चला जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा, तो साधु बनने का खेल कोई जंगल में जाकर के गरीबों की तरह जीना ये नहीं है। रियल तपस्या, रियल फ्रीडम तब होती है जब आप मन के अंदर में चलने वाले विचारों को समझ पाते हैं कि ये क्रिएट क्यों हुआ। क्योंकि अगर मैं किसी फ्रेंड को देख करके उसकी पोजीशन से, उसकी ताकत से, उसकी शक्ल से, या उसकी किसी भी चीज़ से मेरे अंदर में ईर्ष्या प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके प्रोड्यूस होने के लिए एक सिस्टम मेरे ब्रेन में बना हुआ है। मेरे इमोशन, मेरे इंटेलिजेंस के बीच में एक ऐसा ट्विस्टेड रिलेशनशिप है, एक ऐसा विकृत रिलेशनशिप है जहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो मुझे फ़र्क डाल रहा है, मुझे नुकसान डाल रहा है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके शरीर का काम है, आपने कुछ खाया, मुंह में निवाला डाला, तो गले से उतर के पेट में जाए, खाना पचे और आपको भूख मिटे। लेकिन आप कुछ खा रहे हैं और गले में जा ही नहीं रहा है, नीचे अटक गया। बहुत बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ईसोफेगस, जो गले की
खाने की नली होती है, उसमें से सांस की नली में कनेक्शन होता है, उसको हम लोग ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। बड़ी ख़राब बीमारी है। तो जो शरीर को काम करना चाहिए जब वो नहीं कर रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे मन के साथ भी होना चाहिए। जो काम हमारा मन करना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन फ्री होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए, मन आनंद में होना चाहिए, लेकिन जब वो किसी को देखता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन, ना उसके साथ होना चाहिए अर्जुन के साथ, और ना ही तो आपके साथ होना चाहिए जिसके साथ हो रहा है। और जब तक इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से आप समझ नहीं जाएंगे और इससे फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक न कृष्ण ने गिव अप किया अर्जुन के साथ, और ना ही तो मैं करूँगा आपके साथ। जिनोगा कहती है, चाहे आप इसको माने चाहे ना माने, लेकिन एक दिन आपको इसका एहसास होगा। पहले थियोरेटिकली कर लीजिए, बाद में प्रैक्टिसेस में भी हो जाएगा कि हमारी इंद्रियां हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। जिसको भी हम सेल्फ कहते हैं, मैं कहते हैं, वो ये इंद्रियां नहीं हैं। हमारे शरीर के अंग हमारा सेल्फ नहीं है। हमारे हाथ पैर, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में चलने वाले नर्व्स के इम्पल्सेस, हमारा माइंड, और ना ही तो ये सब चीज़ें मिल करके इकट्ठा भी कर दीजिए, तब भी हमारा सेल्फ ये नहीं है। ये मैं अपनी बात मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो कृष्ण बुद्ध जैसे लोगों की डिस्कवरी है। और मैंने कहा ना, कृष्ण बुद्ध जैसे लोगों को जब आप देखते हैं तो उन्हें एक ग्रैंड म्यूजिशियन की तरह देखिए। जो वो कर पा रहे हैं वो आपका भी एक भविष्य है। तो ये मत कहिए कि वो महान थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ एक्सीडेंटली ना, वो एक बीज थे, जैसे कि आप एक बीज हैं, और वो उस बीज को स्प्राउट कर पाए, उसको पौधा बना पाए। लेकिन शुरू में उन्होंने भी इसी चीज़ पर कॉन्टेम्पलेट किया। जब बुद्ध ने किसी को मरे हुए देखा, बीमार देखा, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं यही हूँ तो मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, और इसके बियॉन्ड अगर कुछ हूँ तो मुझे वो जानना है। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जिनोगा हमें सोचना सिखा रही है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जिनोगा हमें अपने विचारों को मूव करना सिखा रही है। जिनोगा कह रही है, देखिए कैसे हमारा मन काम करता है। हमारा मन कहता है, मतलब जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा दिल, मेरा ब्रेन, मेरी शक्ल। तो वो मेरा कौन है जो इन सभी चीज़ों को बोलता है कि मेरा है ये? हमारे अंदर वो कौन सी एंटिटी है जो इन सब को क्लेम करती है मेरा? इसके बारे में हम नॉर्मली सोचेंगे नहीं, क्योंकि सोचना, जिनोगा कहती है, हमें आता नहीं है, हमें किसी ने सिखाया नहीं है सोचना। लेकिन थोड़ा सा इस समय बैठ करके 2 मिनट के लिए देखिए कि हमारे अंदर में वो कौन सी एंटिटी है जो इन सब चीज़ों को क्लेम करती है। वो कहती है मैं मालिक हूँ और ये सब मेरा है। जिनोगा बोलती है एक सुविधा के लिए, आसानी के लिए, चलिए हम उस मालिक को एक नाम देते हैं। उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। हमारे शरीर के अंदर में, हमारे मन के अंदर में वो सबसे बड़ा बॉस है, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। और उसके नीचे ढेर सारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं। उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे जूनियर एमडी हैं, और उसके नीचे 5 डिविजनल हेड्स हैं। जी हाँ, जिनोगा फिर से आपको थियोरेटिकली, जैसे कि आपने मैथ्स के थ्योरम पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे हैं, ऐसे ही आपको अपने मन के अंदर में इन 5 डिविजनल हेड्स को समझना होगा, क्योंकि फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी को रन करने वाले यही 5 हैं। मैं चाहूँगा आप इन 5 को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि यही 5 हैं जो बेचारे अकेले पड़े हुए हैं। आई, ई, एस और एम, और इसके अलावा एक और है। गेस कर सकते हैं वो 5वां सेंटर कौन सा है? जिनोगा किसके बारे में बात कर रही है? नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 5 सेंटर्स को रिवाइज़ कराऊंगा, और फिर मैं आपको ले चलूँगा उस टीचिंग में, जिसमें प्रैक्टिकली आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने अंदर 24 घंटे अपने गुरु को, अपने कृष्ण को, अपने अवेयरनेस को ज़िंदा रख सकते हैं। जो भगवद गीता में अर्जुन के साथ हुआ
वो एक डिस्क्रिप्शन था और खाली उन लड़ाई के मैदान में नहीं था। वो 24 घंटे कृष्ण की अर्जुन के साथ रहते थे, लेकिन वो फिजिकल कृष्ण नहीं थे, वो एक इंटरनल स्टेट था। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस विज्ञान में अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हैं। और इसके बदले में मिलेगा क्या? आपको मिलेगा अल्टीमेट फ्रीडम। तो दोस्तों, अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, बट शुरुआत करिए जेनोगा से। और अगर आप चाहते हैं इस धरती पर एक पैराडाइज बने जेनोविले नाम का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सब के सब जेनोगा की ज़िंदगी जी सकें, प्रैक्टिकली जी सकें हर रोज़, और पूरी दुनिया में हम लोग जेनोगा फैला सकें, तो उसके लिए जेनोविले को सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।